हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए तथा इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आपको हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस और यहाँ तक कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। मैथ की क्लासेस भी आप लोगों के कहने से स्टार्ट कर दी गई हैं। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हवा में नमी मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हवा जो होती है वो ऊंचाई पे बहती है। हाइग्रो यानी हाइट, हाइग्रोमीटर आप ऐसे करके कुछ हो सकता है दिमाग में ट्रिक बना के माप सकते हैं। इसको हिंदी में आर्द्रता मापी कहते हैं और इसे हवा की नमी मापने के लिए यूज किया जाता है। बात करें हाइड्रोमीटर की, तो ये तरल के विशिष्ट गुणों को मापता है। हाइड्रोमीटर यानी कि तरल यानी कि जो लिक्विड चीज़ होता है उसके विशिष्ट गुणों को मापता है, जल के विशिष्ट गुणों को मापता है। हाइड्रो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। फिर है एरोमीटर। एरोमीटर हवा या अन्य गैसों का घनत्व मापने का उपकरण है, एरोमीटर। हाइग्रोमीटर से हवा की नमी मापी जाती है या फिर इसे आर्द्रता मापी कहते हैं। हाइड्रोमीटर में जल की विशेषता या तरल के विशिष्ट गुण मापे जाते हैं और एरोमीटर में हवा या अन्य गैसों का घनत्व मापने का उपकरण है एरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इज चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? एक अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिनसे हर साल क्वेश्चन देखने को बनता है। उसी में से एक टॉपिक ये राशि वाला है। राशि से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से क्या है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटी। ना डायमेंशनल क्वांटिटी ना स्केलर क्वांटिटी। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है? राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों ही ज्ञात होता है, यानी कि जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही ज्ञात होता है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां वो होती हैं जिनका परिमाण ज्ञात होता है लेकिन उनकी दिशा ज्ञात नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र देखा, मैग्नेटिक फील्ड देखा, इसके साथ साथ विस्थापन, त्वरण, ये सभी सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि सर्विक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटन घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण यानी कि लोटन घर्षण, ये सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। देखिए सबसे ज़्यादा घर्षण कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण उत्पन्न करता है, फिर सर्पिल घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण या लोटन घर्षण जिसे कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण कौन उत्पन्न करता है? स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा घर्षण उत्पन्न करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर करता है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? आर्चरी, स्पेस रॉकेट, वेंटूरीमीटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि इनमें से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम यूज करता है। तो सबसे पहले ये जानिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। तो एक्शन प्रति रिएक्शन की क्रिया को न्यूटन की गति का एक्शन रिएक्शन की क्रिया को न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ने आपने एक तीर लिया, एक तीर धनुष लिया, और जब इसको आप फोर्स लगाने के लिए पहले पीछे ले जाकर फिर इस धनुष को खींचते हैं, तो ये अपने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करती है, यानी कि ये आगे जाने के साथ साथ उस स्पीड में पीछे भी, ये तार जो होता है वो पीछे भी आता है।
तीरंदाजी इसका सही एग्जाम्पल है। स्पेस रॉकेट भी इसका सही एग्जाम्पल है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ एबव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि जितना स्पीड, जितना ताकत, जितना बल लगाकर आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं उसी के बराबर और उसके अपोजिट में सेम प्रक्रिया होगी। तो इसमें रॉकेट का अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाना और नाव एक किनारे पे खड़ी है, मान लीजिए कोई बोट है, ये कोई बोट है और ये किनारे, पानी के किनारे पे खड़ी है, नाव किनारे पे खड़ी है। इस नाव से अगर कोई छलांग लगाकर आगे कूदता है, ये नाव उतनी ही पीछे हो जाती है। इसी को एक्शन रिएक्शन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, मानव कान की श्रवण प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मानव जो कान की हेयरिंग होती है, जो श्रवण प्राश होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछा जाए मानव हियरिंग रेंज को नापने की इकाई क्या होती है, तो वो डेसिबल होता है। इसको डेसिबल में मापा जाता है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, एक मिनट, डीवी इस तरह से लिखा जाता है और डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की वस्तुओं को हम लोग नहीं सुन पाते। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को मानव कान जो होता है वो सुनने में असमर्थ होता है, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को मानव कान सुन पाएगा। ऐसी ध्वनि जिसे हम लोग नहीं सुन पाते हैं उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और ऐसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और हम लोग नहीं सुन पाते हैं उसे अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और ऐसी ध्वनि जो 20,000 से ऊपर होती है और सुनने में मतलब हम लोग नहीं सुन सकते हैं उसे अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, या प्रश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा रेज। अल्फा किरणें जो हैं ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं? तो ऐसी तरंगें जिनको विचरण करने के लिए, गमन करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगें जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें यानी कि ट्रांसवर्स वेव होने के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों का ही गुण अपने पास रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? औरक्त विकिरण जिसे इंफ्रारेड कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि परावैंगनी विकिरण, विजुअल रेडिएशन यानी कि दृश्यमान विकिरण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किसके पास उच्च स्तर वाले छोटे तरंगदैर्ध्य हैं? उच्च स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने से अधिक समय लेता है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लगता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में क्या होता है? एक बरसाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब
बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। एक बरसात के दिनों में क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बरसात के दिनों में शुष्क बल्ब जो तापमापी होता है वो आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टी के पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, E/81 होगा। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टीफन के नियम के अनुसार इसको जो निकाला जाता है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 करके निकाला जाता है और इसका मान हो जाएगा E/81। अगला क्वेश्चन है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि? हिमानी का आधार गर्म वातावरण में रहता है। ग्लेशियर के आधार पर बर्फ में अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। एक हिमानी यानी कि एक आपने बर्फ़ का हिमखंड देखा होगा, ये यहाँ से ना पिघल कर यहाँ पर पिघलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार होता है यहाँ पर पूरे बर्फ़ का प्रेशर, पूरे ग्लेशियर का प्रेशर जो है वो इस पे पड़ रहा होता है, इसलिए यहाँ पे दाब अधिक होता है, जिसके कारण इसके गलनांक में कमी होती है और ये पिघलता रहता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का क्या मान है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का क्या मान है? ऑप्शन आपके सामने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये परम शून्य ताप होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सेल्सियस में परम शून्य ताप कितने पर होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि सेल्सियस में परम शून्य ताप कितना होता है। अभी तक फ़ारेनहाइट पैमाने पर हम लोगों ने देखा, अब आप इसी तरह से हमें बताएंगे कि सेल्सियस में परम शून्य ताप कितना होता है। अगर आपका कमेंट सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल के वीडियो के कमेंट देख लेते हैं, किसने जवाब दिया और सही जवाब दिया है। ये कल के वीडियो के कमेंट है आपके सामने, जिसमें कुमारी अर्चना और रिमझिम साहू, निशा कुमारी, प्रवीण, इन लोगों ने जवाब दिया है कल के आंसर का। इसी तरह अगर आप आज के आंसर का सही जवाब देते हैं तो आपके कमेंट को भी लिया जाएगा। क्योंकि साइंस के वीडियो पे व्यूज़ कम आ रहे थे, इसलिए मैंने जो है साइंस के वीडियो को बंद करने की बात कही थी। इसी वजह से 1-2 दिन से क्लासेस भी नहीं हुई हैं। ये आप देख पा रहे हैं 2 दिन पहले की क्लासेस हैं। आप लोग अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो साइंस की वीडियो बंद कर दी जाएगी। कुमारी अर्चना ने कहा है साइंस की क्लास बंद मत करिए, ये जनरल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम क्लास को कंटिन्यू रख पाएँ। इसी तरह अगर आज का क्वेश्चन जो आपके सामने है कि आप सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री यानी कि जो अभी आप लोगों ने देखा फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप, अगर आप सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप हमें सही बताते हैं कि कितने डिग्री पर परम शून्य ताप होता है सेल्सियस पैमाने पर, तो आपके नाम को भी इसी तरह कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री। कैसे, ये हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए, प्रकाश की एक किरण है, वो 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। मान लीजिए ये दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण से आपतित होती है। हम जानते हैं कि यह जितना आपतित होती है अभिलंब उतना होता है और उतना ही परावर्तित होती है। तो ये जो दोनों कोण है ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये अभिलंब है आपका और ये परिवर्तित किरण। तो आपतित किरण से अभिलंब के बीच की दूरी कितना है? 60 डिग्री। ये टोटल कितना रहना चाहिए? 90, और ये टोटल 90, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 180। ये टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, 180 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा क्यों होता है? पूछा है कि दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदें, यानी कि जब कोहरा पड़ता है तो हमें दूर रखी हुई वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वो प्रेक्षक के आंखों तक नहीं पहुंच पाता। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करते हैं, जिसके कारण कोहरे में हमें जो है वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? यहाँ पे पूछा है कि आपके पास एक वर्णी प्रकाश है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो वो कौन सा गुण है जो नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आवृत्ति, आयाम, वेग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो नहीं बदलता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, दो कैंडला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दो कैंडला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, उसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 पाई ल्यूमेन। वह है 8 पाई ल्यूमेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, वायलेट यानी कि बैगनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है प्रिज्म के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिकतम कौन विचलित होता है? आपको पता है प्रकाश के रंगों को 7 रंग में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश की किरणों को एक प्रिज्म से जो है वो गुजारा जाता है, जिसमें प्रकाश की किरणें 7 रंगों में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सबसे अधिकतम विचलित होता है? ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वायलेट। प्रकाश के 7 किरणों को, 7 रंगों को याद करने का जो ट्रिक होता है वो होता है विबग्योर। विबग्योर से आप वी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, और वी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, और ओ से होता है ऑरेंज, और आर से होता है रेड। ये 7 रंगों को याद करने का तरीका है। ये निमोनिक्स होता है विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इसमें जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो होता है वायलेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। देखिए यहाँ पे नाभिक की दूरी पूछा है, ना कि नेत्र के देखने की क्षमता पूछा है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर। एक समान नेत्र के लेंस के नाभिक की दूरी, मान लीजिए ये कोई नेत्र है, ये नेत्र है और ये इसका लेंस है, इसके लेंस से नाभिक की दूरी पूछा है, ये वाली दूरी पूछा है, तो ये 2 सेंटीमीटर होता है। कहीं कहीं पे दिया रहता है कि मानव नेत्र जो है वो मिनिमम मतलब कितने डिस्टेंस के बाद देखना स्टार्ट कर सकता है। उसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हम जो है 25 सेंटीमीटर के बाद ही कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे नाभिक की दूरी पूछा है, ये मानव नेत्र है, उसका ये लेंस और इसके नाभिक के बीच की दूरी पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? पीला, वायलेट, ब्लू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वायलेट, यानी कि बैगनी। सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन सी प्रकाश होती है? बैगनी होती है। सबसे ज़्यादा विचलित कौन सी होती है? बैगनी होती है। ऑप्शन बी इसका अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अब कुछ क्वेश्चन विद्युत एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ आप इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये आपके टीचिंग परीक्षा के जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसका कलेक्शन है। आप लोग इसमें बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।